हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए हम लोग आज के वीडियो में परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और ये जो भी प्रश्न हैं सब किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। आइए देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र के हैं? विकल्प है बूंदी, नाथद्वारा, किशनगढ़ और जयपुर। इस प्रश्न में जो सही उत्तर है वह दूसरा विकल्प नाथद्वारा है। जी हाँ दोस्तों, नाथद्वारा मेवाड़ शैली की एक उपशैली है और मेवाड़ की उपशैलियों में उदयपुर, नाथद्वारा, शाहपुर और देवगढ़ ये उपशैलियाँ हैं। और नाथद्वारा शैली में जो चित्रकारी युक्त श्रीनाथ जी के मूर्ति के पीछे जो कपड़े लगे होते थे, जो पर्दे होते थे, उसको पिछवई बोला जाता था। और नाथद्वारा शैली का विकास महाराणा राज सिंह के संरक्षण में सीढ़ गांव में होता है, लेकिन यह शैली धीरे धीरे जन सामान्य के बीच में पहुंच गई और एक लोक कला शैली का रूप धारण कर ली, और यह नाथद्वारा शैली आज भी जीवित है। आइए हम लोग देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, दस्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय बनी? विकल्प है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह अकबर है। दरअसल दस्ताने अमीर हमजा का चित्रण कार्य हुमायूं के समय में प्रारंभ होता है, लेकिन यह अकबर के समय में इसका चित्रण कार्य पूरा होता है। और दस्ताने अमीर हमजा में कुल 2400 चित्र बने हैं और दस्ताने अमीर हमजा के चित्रण कार्य की अध्यक्षता सबसे पहले मीर सैयद अली को सौंपी गई थी। मीर सैयद अली की मृत्यु के पश्चात अकबर के दरबार के मीर मुसव्विर अब्दुल समद बनाए जाते हैं। तो इस तरह से दस्ताने अमीर हमजा 2 शासकों के समय में चित्रित हुई और यह अकबर के समय में पूरी तरह से चित्रित हुई। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अकबर सही रहेगा। आइए अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे दस्ताने अमीर हमजा की और विस्तार से। हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, रज़्मनामा ग्रंथ क्या है? विकल्प है अकबर की जीवनी, मुगल राजाओं का इतिहास, महाभारत कथा, रामायण कथा। असल में अकबर के समय में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज़्मनामा नाम से हुआ था और यह रज़्मनामा वर्तमान में जयपुर में संग्रहित है। असल में रज़्मनामा का चित्रण कार्य जयपुर के शासक राजा जय सिंह के संरक्षण में इसे चित्रित किया गया था और अकबर के समय में चित्रित महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों में एक है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? विकल्प है यामिनी राय, नंदलाल बसु, राम किंकर बैज, ईश्वरी प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंदलाल बसु या नंदलाल बोस। जी हाँ दोस्तों, नंदलाल बोस जो अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्यों में एक थे और इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की साज सज्जा किए और इन्होंने शिव विषय पर खूब चित्र चित्रित किए। इन्हें शिव सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है और इन्होंने कई गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियाँ भी बनाए, चाहे अजंता हो या
बाग हो और नंदलाल बोस, जिन्होंने संविधान के मूल पृष्ठ की साज सज्जा भी इनके द्वारा की गई थी। और इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण चित्र है गांधी जी का दांडी मार्च, जो ग्राफिक कला के अंतर्गत लिनोकट तकनीक से बनाया गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? विकल्प है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अकबर। यह दोस्तों अबुल फजल ने आईने अकबरी में चौथे स्थान पर बसावन का उल्लेख किया है। और अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत और बसावन थे। और बसावन जिसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद के देख रेख में कला की शिक्षा लिए, और कहा जाता है कि बसावन बड़ी सुंदरता से चित्रों में भाव अभिव्यंजना लाया करता था। परिपेक्ष वगैरह चित्रों में बड़ी सुंदरता से बसावन के द्वारा दिखाया जाता है। और बसावन का पुत्र मनोहर जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ शिकार से संबंधित चित्र चित्रित करने में माहिर था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? विकल्प है सुधीर रंजन खास्तगीर, शारदा चरण उकील, मुकुल चंद्र डे और ईश्वरी प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो विकल्प सही है वह ईश्वरी प्रसाद है। इस विकल्प में सुधीर रंजन खास्तगीर, शारदा चरण उकील, मुकुल चंद्र डे ये बंगाल शैली के चित्रकार थे, जबकि ईश्वरी प्रसाद वर्मा कंपनी शैली के चित्रकार थे। ईश्वरी प्रसाद वर्मा कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार थे, जिन्हें अवनींद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता कला विद्यालय में आमंत्रित किया था। ईश्वरी प्रसाद वर्मा के जो नाना थे वो शिवलाल थे, जो कंपनी शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। और ईश्वरी प्रसाद वर्मा की माता सोनाबाई या सोना कुमारी थी, जो वो भी चित्रकार थी। और उनके चित्रों की विशेषता लाल बॉर्डर थी। वो हर चित्रों में लाल बॉर्डर बनाया करती थी। और एक बड़ा ही सोना कुमारी का फेमस चित्र है होली का दृश्य लाल बॉर्डर के साथ। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है? विकल्प है आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली और कोटा शैली। तो इस प्रश्न में जो चौथा विकल्प है कोटा शैली यही असंबद्ध है। असंबद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ अगर कला की दृष्टि से देखें तो आगरा, लखनऊ, दिल्ली ये कोई शैली नहीं था और इस तरह की कोई शैली विकसित नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, कोटा शैली या राजस्थानी चित्रकला शैली में एक उपशैली थी। और हड़ौत में के अंतर्गत बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये 3 उपशैलियाँ आती हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो चौथा विकल्प है ये असंबद्ध है। और आप लोगों को बताए भी थे कि कोटा चित्रकला शैली का चरमोत्कर्ष राजा उम्मेद सिंह के समय में हुआ था। और कोटा शैली में शिकार से संबंधित चित्र बड़ी सुंदरता से चित्रित किया गया है। खास करके हाथी का चित्र बहुत सुंदर बन पड़ा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल शैली के जनक कौन थे? विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, बंगाल शैली के जनक या बंगाल शैली के प्रणेता अवनींद्रनाथ टैगोर थे और इन्होंने बंगाल शैली के माध्यम से ही भारतीय चित्रकला को पुनर्जीवित किया था। इसलिए बंगाल शैली को कहीं कहीं पुनरुत्थान शैली भी कहा जाता है। और इसके प्रणेता अवनींद्रनाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ ठाकुर थे, इसीलिए इसको कहीं कहीं पर ठाकुर शैली या बंगाल स्कूल भी कहा जाता है। और अवनींद्रनाथ टैगोर को भारतीय चित्रकला का पितामह भी कहा जाता है। और इन्होंने कलकत्ता कला विद्यालय में शिक्षण कार्य किया, जहाँ इनके बहुत से शिष्य इनसे चित्रकारी सीखे और भारत के विभिन्न कला विद्यालयों में शिक्षण कार्य किए, प्राचार्य के पद पर रहे। और बंगाल शैली की जो प्रमुख चित्रकारी की विधि थी, वास्तु शैली पद्धति थी, उसको प्रचारित प्रसारित इनके शिष्यों के द्वारा पूरे भारत में किया गया। आइए हमारा अगला प्रश्न है, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? विकल्प है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दोस्तों, जब इलाहाबाद में कुलपति अमरनाथ झा थे, तब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना की और चित्रकला विभाग के अध्यक्ष बनाने के लिए इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को आमंत्रित किए। और इस तरह से 1942 ईस्वी से इलाहाबाद में चित्रकला विभाग की स्थापना हुई और अपने सेवानिवृत्ति तक क्षितेंद्रनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सेवा देते रहे। और उसके बाद सेवानिवृत्ति के पश्चात भी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार इलाहाबाद में रहे और यहीं इलाहाबाद में भी इनका देहांत हो जाता है। और क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा गया है। इन्होंने चैतन्य विषय को लेकर के अपने चित्रण का मुख्य माध्यम बनाया। और क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को जो है संत कलाकार भी कहा गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 12 मासा चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण, राग रागिनी का चित्रण, कृष्णलीला का चित्रण, ग्रामीण जीवन का चित्रण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऋतुओं का चित्रण। 12 मासा में 12 महीने का चित्रण हुआ है और 12 मासा विषय पर लेकर राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैलियों की लगभग हर शैलियों में 12 मासा विषय को लेकर के चित्र चित्रित किए गए हैं। लेकिन अगर राजस्थानी पहाड़ी में देखेंगे तो सर्वाधिक 12 मासा के चित्रण राजस्थानी शैली में हुआ है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? विकल्प है बसोहली, गढ़वाल, बीकानेर और अहमदनगर। तो इस विकल्प में बीकानेर शैली राजस्थानी चित्रकला शैली की एक शैली है और राजस्थानी शैली में मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली के अंतर्गत बीकानेर एक उपशैली है और मारवाड़ शैली के अंतर्गत बीकानेर शैली, अजमेर शैली, किशनगढ़ शैली और नागौर शैलियाँ आ जाती हैं। जबकि बसोहली शैली और गढ़वाल शैली ये पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती हैं और अहमदनगर यह दक्षिणी शैली के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का तीसरा विकल्प ज़्यादा सही है। ज़्यादा सही क्या, सही है ही। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अलग अलग
राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। विकल्प है कुर्ता, आभूषण, पगड़ी और चौथा विकल्प है आँख। तो इस प्रश्न का सही विकल्प आँख है, क्योंकि राजस्थानी चित्रकला शैली में हम लोग देखेंगे कि हर शैली में भिन्न भिन्न प्रकार की आँखें बनाई गई है। जैसे हम लोग देखेंगे कहीं पर बादाम के समान नेत्र बनाए गए हैं, कहीं पर मीनाकृति या मछली के समान नेत्र बनाए गए हैं, कहीं पर खंजन नय बनाए गए हैं, खंजन पक्षी के समान नेत्र बनाए गए जैसे किशनगढ़ शैली में। तो यहाँ हर शैली में लगभग भिन्न भिन्न प्रकार के नेत्र बनाए गए हैं। लेकिन पूरे भारतीय चित्रकला शैली में अगर हम राजस्थानी शैली की नहीं, पूरे भारतीय चित्रकला शैली की बात करें तो सबसे बड़ी आँखें अपभ्रंश शैली में बनी है, और दूसरी सबसे बड़ी आँखें अपभ्रंश शैली के अलावा अगर देखें तो वह पाल शैली है, और तीसरी सबसे बड़ी आँखें पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत बसोहली शैली है। तो अगर विकल्प में अपभ्रंश है तो सबसे बड़ी आँखें अपभ्रंश में है, दूसरी सबसे बड़ी आँखें पाल शैली में है, और तीसरी सबसे बड़ी आँखें बसोहली शैली में है, जो पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नव बंगाल शैली किसकी देन है? विकल्प है छितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बसु, यामिनी राय। असल में इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह नंदलाल बसु है। हालांकि कहीं कहीं पर यामिनी राय का भी उल्लेख हुआ है, लेकिन यामिनी राय का परिप्रेक्ष्य लोक कला शैली से लिया जाता है। लेकिन इस प्रश्न का तीसरा विकल्प नंदलाल बोस ज़्यादा सही है, और नंदलाल बोस की चर्चा किए भी थे कि अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, और ये आजीवन शांति निकेतन के कला भवन में शिक्षण कार्य किए, और उनके बहुत से शिष्यों ने बाद में चित्रकला के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की। और नंदलाल बोस के द्वारा कांग्रेस के कई पंडालों की साज सज्जा की गई। नंदलाल बोस ने तमाम लगभग 10,000 से ज़्यादा चित्रों को चित्रित किए, और बड़े ही उत्कृष्ट कोटि के चित्र नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित किए जाते थे। और इनके एक शिष्य ने कहा भी था कि गुरुजी, गधा भी इतना सुंदर होता है, वह आपके चित्रों को देख करके लगता है। तो बड़े ही सुंदर चित्र नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित किए गए हैं। विभिन्न माध्यमों में इन्होंने चित्रों को चित्रित किया है, लेकिन प्रमुख चित्रण जो शैली इनकी थी वो वास पद्धति थी, क्योंकि बंगाल शैली के चित्रकार थे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी। विकल्प है राजस्थानी दक्षिणी, कश्मीरी पंजाबी, जैन पाल, भारतीय पर्शियन। तो इस प्रश्न का जो चौथा विकल्प है भारतीय पर्शियन, वह ज़्यादा सही है, क्योंकि मुग़ल चित्रकला शैली का जो विकास हुआ था वह ईरानी शैली से मुग़ल चित्रकला का विकास हुआ। लेकिन जब मुग़ल शासक भारत में शासन करना प्रारंभ कर दिए तो बहुत से ईरान के चित्रकार भारत में आते हैं मुग़ल शासकों के साथ, और भारतीय चित्रकला शैली के साथ समन्वय स्थापित करके एक उत्कृष्ट कोटि की चित्रकला शैली विकसित होती है, जो मुग़ल चित्रकला शैली के नाम से जानी गई। तो इस तरह से मुग़ल चित्रकला शैली का विकास तो ईरानी शैली से हुआ, या उसी को पर्शियन भी कह सकते हैं, लेकिन बाद में भारतीय चित्रकला शैली का भी उसमें समावेश होता है, और बाद में कई भारतीय चित्रकार मुग़ल शैली में चित्र चित्रित करना शुरू कर दिए और अपनी भारतीयता की छाप मुग़ल चित्रकला में छोड़ी। तो भारतीय और पर्शियन या ईरानी दोनों शैलियों के मिश्रण से एक उत्कृष्ट कोट की चित्रकला शैली भारत में मुग़ल शासकों के संरक्षण में विकसित होती है, और इस मुग़ल चित्रकला शैली की नींव हुमायूं के समय में डाली जाती है।
हालांकि कहीं कहीं पर उल्लेख होता है, मिला है कि अकबर के समय में मुगल चित्रकला शैली की नींव डाली गई, लेकिन वह सही नहीं है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? विकल्प है सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, बनस्थली विद्यापीठ, और चौथा विकल्प है शांति निकेतन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है शांति निकेतन। दोस्तों, जब शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना 1919 ईस्वी में होती है और बाद में 1922 ईस्वी में नंदलाल बोस को कला भवन का विधिवत अधीक्षक नियुक्त किया जाता है और नंदलाल बोस अपने सेवानिवृत्त तक शांति निकेतन से जुड़े रहे और इनके द्वारा बहुत ही सुंदर चित्र चित्रित किए गए। और आप लोगों को बताए भी थे कि अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्यों में नंदलाल बोस भी थे और इनको बाबू मोसाई भी कहा जाता है, मास्टर मोसाई भी इनको कहा जाता है। और बड़ी ही गांधीवादी विचारधारा के सीधे सरल व्यक्ति थे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? विकल्प है क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, यूरोपियन शैली और बंगाल शैली। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बंगाल शैली। आप लोगों को बताए भी थे कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, अंग्रेज भारत के भूभाग पर साम्राज्य स्थापित करते हैं, तो उन्होंने भारतीयता को समाप्त करने के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था, रहन सहन, पहनावा, सब में इन्होंने इंग्लैंड की चीज़ों को थोपा। उसमें कला भी था और इन्होंने कला के विनाश के लिए अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड की रॉयल एकेडमिक पद्धति से चित्रकला की शिक्षा देने के लिए भारत में कलकत्ता कला विद्यालय, मद्रास कला विद्यालय, मुंबई कला विद्यालय की स्थापना किए। लेकिन भारतीय चित्रकला, इनके आने से भारतीय चित्रकला का लगभग पतन शुरू हो जाता है। लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर और E.V. हैवेल के प्रयास से भारतीय चित्रकला शैली पुनः जीवित हुई, जो बंगाल शैली के नाम से जानी गई। इसीलिए बंगाल शैली को पुनर्जागरण, भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण या पुनरुत्थान शैली भी कहा गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं। विकल्प है रागमाला, कृष्णलीला, नायिका भेद, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प, उपयुक्त सभी है। दोस्तों, कांगड़ा शैली पहाड़ी चित्रकला शैली की सबसे उत्कृष्ट कोटि की चित्रकला शैली थी और इस पहाड़ी चित्रकला शैलियों में सर्वोच्च शैली कांगड़ा शैली को मानी जाती है। और इस कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष राजा संसार चंद के शासनकाल में पहुंचता है। और कांगड़ा शैली में विविध विषयों पर चित्रकारी हुई है और कांगड़ा शैली जो हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थिति है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? विकल्प है बसोहली, गुलेर, मेवाड़ और कांगड़ा। इस प्रश्न का सही विकल्प है मेवाड़। असल में मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला शैली की 4 शैलियों में एक शैली है। और हम लोग पीछे देखे भी थे, राजस्थानी चित्रकला शैली के अंतर्गत मेवाड़, मारवाड़, ढूढ़ार और हड़ौत नाम की 4 शैलियाँ थीं। और इन शैलियों की कई उपशैलियों की चर्चा कई बार हुई है। और बकिया बसोहली शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, ये तीनों शैलियाँ पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत आती हैं। और इन शैलियों में सबसे प्राचीन जो चित्रकला शैली है पहाड़ी चित्रकला शैलियों में, वो गुलेर शैली है। जबकि जेसी फ्रेंच महोदय ने कहा है कि पहाड़ी चित्रकला शैलियों में सबसे प्राचीन शैली बसोहली शैली है या बसौली शैली है। और ये बसौली शैली जम्मू कश्मीर के जम्मू के जसरौटा ज़िले की एक तहसील है, वहीं पर इस शैली का विकास हुआ था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? विकल्प है टेम्पेरा, तैल रंग, जल रंग, गुआश। असल में अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रण का जो मुख्य माध्यम था वो वास पद्धति था। और वास पद्धति में जो चित्रकारी होती है उसमें जल रंग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और वास पद्धति में चित्रों पर रंग लगाने के पश्चात उसे आवश्यकता अनुसार पानी में धुला भी जाता है। तो यहाँ वास पद्धति तो नहीं दिया, लेकिन इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो जल रंग विकल्प वास्तविकता के निकट प्रतीत होता है। हालांकि उन्होंने तैल रंग में भी प्रयोग किया है, तैल रंग में भी चित्रकारी किए हैं। तो लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वह जल रंग रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखे। और पिछले वीडियो में कई लोगों ने बताया था कि सर व्याख्या बहुत ज़्यादा मत कीजिए, व्याख्या बहुत ज़्यादा करने से चीज़ें लेंदी हो जाती हैं। तो प्रयास किया गया है बैलेंस बनाने के लिए कि बहुत ज़्यादा व्याख्या भी नहीं किया जा रहा है और केवल उत्तर भी नहीं बताया जा रहा है। असल में जो व्याख्या किया जाता है वहाँ से कहीं ना कहीं प्रश्न छिपे होते हैं, वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्याख्या में प्रश्न नहीं है या व्याख्या में प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं। तो अगर व्याख्या देखेंगे तो वहाँ भी सब महत्वपूर्ण प्रश्न ही हैं, लेकिन व्याख्या यहाँ कम करने का प्रयास किया गया है। और जैसा भी आप लोग चाहते हैं आप लोग कमेंट करिएगा, सुझाव दीजिएगा और उस तरह से नेक्स्ट वीडियो में संशोधन करके आप लोगों को दिया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए और वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।